हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। यस, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और न्यूक्लियर का फोर्थ लेक्चर है एंड लास्ट लेक्चर है। अगर आपने यहां तक कर लिया है बहुत बढ़िया, इसको कर लीजिए, आज थोड़ा कर लीजिए, कल कर लीजिएगा। नहीं किया है पीछे के लेक्चर तो प्लीज बेटा परेशान मत होइए, है ना। अभी कल परसों 2 दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर लेना, 2 पार्ट में कर लेना। लेकिन आओ इसको खत्म करते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें रेडियो एक्टिविटी अब सिलेबस में नहीं है, जिसमें हाफ लाइफ, मीन लाइफ, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, अब वो सिलेबस में नहीं है। ना तो एनसीईआरटी में है, ना तो नीट में पिछले साल आया था, ना ही जेईई मेन में आ रहा है। वो सिलेबस से हट चुका है। और अगर छोटे मोटे सवाल आ गए तो मैं फार्मूला वाला पार्ट बाद में करा दूंगा। वैसे नहीं आएगा, बिल्कुल भी चांसेस नहीं, लेकिन अगर आ गया तो मैं फॉर्मुलेशन वाला पार्ट आपको करा दूंगा। अब बात रही कि पहले 3 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहले 3 लेक्चर में न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल बनता है। न्यूक्लियर की रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A⁻3, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर और डेंसिटी इंडिपेंडेंट। दूसरे में मैंने मास डिफेक्ट पढ़ा, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी और न्यूक्लियर की क्यू वैल्यू पढ़ी। बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ पढ़ा और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम यहां तक आए हैं। क्वेश्चंस स्किप नहीं कर रहे हैं, ना ही बहुत तेजी से कुछ समझा रहे हैं, बहुत तेजी से स्किप कर रहे हैं। सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। थर्ड लेक्चर में मैंने न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का ग्राफ बनाया था, स्टेबिलिटी कर्व बोलते हैं। ये ग्राफ जो बनाया ना, ये ग्राफ मैंने कोई इक्वेशन से नहीं बनाया, अपनी मर्जी से नहीं बनाया। ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई जो स्टेबल होते हैं ना, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है उस पर बेस्ड ग्राफ है। समझ में आया? उस पर बेस्ड ग्राफ है। तो उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, होमवर्क करेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा डीके का इक्वेशन समझेंगे। जब अल्फा और बीटा गामा डीके होता है तो जो एक न्यूक्लियाई छोटे से न्यूक्लियाई में डीके होता है, उसकी मोमेंटम कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, इसकी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में बात करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फ्यूजन फिजन रिएक्शन, टूटना जोड़ना, ये रिएक्शन समझाएंगे आपको, किसके साथ होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। थ्योरेटिकल एनालिसिस यहां पे बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी नीट में सवाल आए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ये न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का ग्राफ बनाया, न्यूट्रॉन ऊपर प्रोटॉन नीचे। तो छोटे मास नंबर के लिए तो सीधा बनता है और बड़े मास नंबर के लिए थोड़ा ऊपर उठ जाता है। और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी नहीं होता, एक रीजन बनता है ना। ये एक छोटा सा रीजन टाइप होता है ना, ऐसा भी होता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा रीजन टाइप होता है, ऐसा होता है। इसको हम स्टेबिलिटी कर्व बोलते हैं। स्टेबिलिटी कर्व का मतलब है कि किसी भी न्यूक्लियाई के स्टेबल होने के लिए उसके साइज के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रिक्वायर्ड वैल्यू होता है ना, उसको यहां पे मिलता है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व। तो यहां पे जो न्यूक्लियस है ना, स्टेबिलिटी कर्व पे वो सारे स्टेबल हो। अगर कोई न्यूक्लियस यहां है तो तुम तुरंत से बोलोगे सर इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया। हाँ, प्रोटॉन के कंपेयर में यहां पे है तो या तो यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, नहीं तो यहां होना चाहिए। तो ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? न्यूट्रॉन बहुत 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 ज्यादा प्रोटॉन से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे चला जाए, प्रोटॉन को नीचे ले जाए, तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो 1 से बहुत ज्यादा है, इसलिए अनस्टेबल है। इसलिए अनस्टेबल है। तो इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी कर्व के पास आना पड़ेगा। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम करेगा और प्रोटॉन बनाएगा। एक न्यूट्रॉन कम करके प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो जब ये बनेगा तो चार्ज तो बैलेंस करना चाहिए। हाँ सर, तो इधर चार्ज क्या है सर? 0। और इधर चार्ज, सर इधर चार्ज तो E आ गया, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकलता है ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। अब बताओ, चार्ज टोटल कितना है? 0। इधर चार्ज टोटल कितना है? 0। बैलेंस हो गया। हाँ, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, तो बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा। और साथ में ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल निकला, तो यहां पे एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, खत्म। तो बताओ, ये रिएक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन जो एग्जैक्टली किसी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, उसका मास नंबर अगर मैं ए मानता हूं, एटॉमिक नंबर जेड मानता हूं, तो ये होगा, इसमें न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदला, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला, तो मास नंबर तो सेम ही रहेगा। और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल था, जिसमें चार्ज नहीं था, लेकिन अब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अंदर में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बनता है, लेकिन मास नंबर सेम रहता है, बस खत्म। अब यहां पे कोई न्यूक्लियाई है तो इसका मास नंबर बहुत ज्यादा है, इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करो, अनस्टेबल ही रहेगा क्योंकि मास नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करता है कि ये डीके करता है, अल्फा डीके। मान लो कोई न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर है, तो ये क्या बन जाता है? मास नंबर 4 से कम, एटॉमिक नंबर 2 से कम, ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकल और की वैल्यू ऑफ डायरेक्शन लिखते हैं। यहां पे कोई न्यूक्लियस है तो उसका प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। अब चार्ज बैलेंस होना चाहिए। हाँ, तो चार्ज कैसे बैलेंस होगा? इधर तो चार्ज प्लस ही है, हाँ, इधर तो चार्ज 0 है, तो यहां पे पॉजिट्रॉन निकलता है ताकि चार्ज प्लस ही बैलेंस हो जाए।
इसको कहते हैं बीटा प्लस डीके, इसको क्या कहते हैं बीटा प्लस डीके। सर प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन बना, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से कम। हाँ, तो अगर कोई न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z मास नंबर A है, तो ये क्या करेगा, एटॉमिक नंबर 1 से कम करेगा, मास नंबर बढ़ेगा। तो बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर कम, मास नंबर सेम। और यहाँ पे क्या निकलेगा, एंटी पार्टिकल है तो यहाँ पे निकलेगा न्यूट्रिनो, एंटी पार्टिकल तो पार्टिकल न्यूट्रिनो, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, ये पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल होना चाहिए, एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर। हाँ, गामा डीके क्या होता है, तो एवरी अल्फा और आफ्टर एवरी अल्फा और बीटा डीके, after every alpha and beta decay nuclei remains in excited state, after every alpha and beta decay nuclei remains in excited state, और वो इस excited state से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटोन निकलता है, मतलब उसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, चार्ज कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी निकलता है जो फोटोन के फॉर्म में निकलता है। यही तुमको यहां बताया दे, बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, मास नंबर से, बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर 1 से घट जाता है। गामा डीके देख समझाया था, अल्फा डी के क्या होता है ये समझाया था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, तो इसका सिर्फ रिएक्शन समझो। इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैंने तुमको बताया तो था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में कि एक प्रोटॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के न्यूट्रॉन बन जाता है, तो यहाँ पे एक चार्ज ई और माइनस चार्ज, तो चार्ज बैलेंस होगा तो इधर भी चार्ज बैलेंस होगा, एकदम सही है। मास नंबर बैलेंस होगा, हाँ मास नंबर ही बैलेंस है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक पार्टिकल न्यूट्रिनो, सॉरी एक पार्टिकल निकला तो यहाँ पे एक पार्टिकल निकलेगा तो एक न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है, खत्म। ये रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, दैट्स इट। तो ये मैंने तुमको पूरा रिवाइज करा दिया, क्योंकि सवाल करते समय इसी बात का तुमको ध्यान रखना है। अब आओ सवाल करते हैं। अब ये सवाल दिया कि 24x42 है, इसमें 2 बीटा प्लस दिया है, 2 बीटा माइनस हुआ है, 4 अल्फा हुआ है। अब देखना, अगर 2 बीटा प्लस हुआ है, 2 बीटा माइनस हुआ है, तो इससे मास नंबर में कोई चेंज नहीं, एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ेगा। इसमें मास नंबर में कोई चेंज नहीं, एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, तो ये कैंसिल हो गया ना, हमको कराने की जरूरत ही नहीं है। अब देखना, सीधा हो जाएगा तुम्हारा वाई न्यूक्लियाई 4 अल्फा में 16 मास नंबर कम होगा, 42 माइनस 16, 42 माइनस 16, और 4 अल्फा में 8 एटॉमिक नंबर कम होगा, 24 माइनस 8, ये आंसर आ गया, खत्म खत्म। इस पर पीएचडी हो गई कि नहीं। अब देखो ये रिएक्शन लिखा मैंने, पहले बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा 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 बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस, इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तुमको पता है क्या करना है कि एक बीटा माइनस एक बीटा प्लस कैंसिल, एक बीटा माइनस एक बीटा प्लस कैंसिल, फिर एक बीटा माइनस से बीटा प्लस कैंसिल, फिर एक बीटा माइनस से बीटा प्लस कैंसिल, ले लो उठा, 1 2 3 4 बीटा माइनस है, 1 2 3 4 बीटा प्लस है, खत्म हो गया। 1 2 3 4 अल्फा डीके बचा है, तो 4 अल्फा डीके में 240 माइनस एटॉमिक नंबर 8 से कम, मास नंबर 16 से कम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 160 माइनस 16 आंसर। बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, मास नंबर से, और बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर 1 से घटता है। और अगर तुम्हें सिर्फ बीटा डी के लिखा हो, रिएक्शन ना बताया हो, तो बीटा माइनस डी के मानते हैं। अब देख भाई, ये कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है। आइए सवाल समझते हैं पहले। अल्फा बीटा एंड गामा ऑल हैविंग सेम एनर्जी, देयर पेनिट्रेटिंग पावर गिवन इन अ मीडियम इंक्रीजेस, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, इंक्रीज बोला, सबसे ज्यादा होता है गामा का, सबसे ज्यादा होता है गामा का, और सबसे कम होता है अल्फा का, तो ये आंसर बनेगा। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, अल्फा बीटा एंड गामा ऑल हैविंग सेम एनर्जी, देयर पेनिट्रेटिंग पावर इन अ गिवन मीडियम इज इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी, तो गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। अ न्यूक्लियस NXM, अब यहां पे मजा आएगा, NXM एक न्यूक्लियस इमिट 1 अल्फा, इसने एक अल्फा निकाला, ठीक है, एंड 2 बीटा माइनस, तो एक अल्फा और 2 बीटा माइनस निकाला, देन रिजल्टिंग न्यूक्लियस विल बी। अब ऐसे ही सवाल आपको बहुत सारे कराए हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले अल्फा और बीटा दोनों डीके हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले तो आप अल्फा डीके कंसीडर करेंगे, इसका मास नंबर है m, एक अल्फा डीके में मास नंबर 4 से कम होता है, तो एक ही अल्फा डीके मास नंबर 4 से कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m-4, और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है तो n-2, और 2 बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, 2 बीटा माइनस 2 एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो यहां से जो न्यूक्लियाई बनेगा उसका मास नंबर हो जाएगा m-4, और ये -2 + 2 n ही रहेगा, n और m-4, n और m-4, बताइए कौन सा होगा, n और m-4, ये आंसर आएगा क्या, n और m-4। देखिए सही लिखा है, 2 बीटा माइनस पार्टिकल, देखो कितना आसान है, देख लो कितना आसानी सवाल हो रहा है, ये 2 बार पूछा हुआ है, इधर देखिए 2009 1993 2 बार सवाल पूछा, ये करिए, स्क्रीन पॉज करके करिए, तो आपने किया होगा। ये कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो पार्टिकल इमिटेड इन द सीक्वेंस बताओ, तो पहला रिएक्शन ये हुआ है, दूसरा रिएक्शन ये हुआ है, तीसरा रिएक्शन ये हुआ है, तो अब कौन कौन से पार्टिकल निकले हैं सीक्वेंस में, ये आपको बताना है, कौन कौन से पार्टिकल निकले सीक्वेंस में ये बताना है। तो देखो यहां पे मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, तो बीटा माइनस डी के, और यहां से एटॉमिक नंबर 2 से घटा है,
इस हब, मास नंबर देखो 4 से घटा है तो अल्फा डीके हुआ है। यहां पे एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, तो गामा डीके हुआ होगा। बीटा अल्फा एंड गामा, बीटा अल्फा एंड गामा, बीटा 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 अल्फा एंड गामा। लीजिए कैसा लगा सवाल करके बताओ, कैसे हो रहे हैं सवाल ये सब, और ये प्रैक्टिकल आए हुए क्वेश्चन है। 1995 बहुत पुराना सवाल है, देखते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी नहीं अल्फा एंड बीटा हो गई, पार्टिकल इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डीके। अब देखो तुमको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें एटॉमिक नंबर है 90, मास नंबर है 200, और ये कन्वर्ट हुआ है एटॉमिक नंबर 80, मास नंबर 168। तो इसमें कितने डी अल्फा और कितने बीटा निकले? मास नंबर पे सिर्फ अल्फा का फर्क पड़ता है, तो मास नंबर अल्फा से निकल जाएगा। हाँ, हम जानते हैं अगर एक अल्फा डीके हो तो मास नंबर 4 से कम होता है। मान लो एन अल्फा हुआ होगा तो 200 माइनस 4 इंटू एन, एक अल्फा डीके में मास नंबर 4 से कम होता है, तो एन अल्फा डीके में 4 एन बराबर 168, माइनस 4 एन को उधर ले जाओ तो 200 माइनस 168 बराबर 4 एन। बताना जरा कितना आ जाएगा? 200 माइनस 168 इज इक्वल टू 4 एन। तो ये तुम 200 में से 168 घटाओगे तो 32 आएगा। क्या 32 इज इक्वल टू 4 एन, 4 एन, ये आ जाएगा 8। 8 तुम्हारा अल्फा डीके हुआ है। अल्फा डीके ये 6 दिया है, गलत है, 8 हुआ होगा। बताओ, अगर 8 अल्फा डीके पता चल गया तो एक अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, तो 8 में 16, तो 90 माइनस 16, 90 माइनस 16 84 आ जाएगा, नहीं 74 आ जाएगा क्या? हाँ 74 आ जाएगा, 16 घटाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, 74 आ जाएगा क्या? हाँ। अब 74 तो होने चाहिए इसके, लेकिन है कितना? अच्छा 80 है, मतलब इससे 6 ज्यादा है। तो 6 ज्यादा एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि बीटा डीके कंसीडर करो। अल्फा डीके से तो 74 आना चाहिए, 8 अल्फा डीके से, लेकिन उसमें 80 है, मतलब 6 बीटा प्लस डीके हुआ होगा, सॉरी बीटा माइनस डीके होता भी एटॉमिक नंबर बड़ा होगा, तो ये 6 आएगा आंसर, ये आंसर आ गया। देखो कैसा लग रहा है ऐसे सवाल करके, और भरे पड़े ऐसे सवाल। द ड्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन 8O16, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन मतलब 1H2 है ना, ड्यूट्रॉन मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन bombarded an 8O16 nucleus, then alpha particle is emitted, मतलब 2He4 निकला है, then the product nuclei is, तो अल्फा पार्टिकल के साथ और क्या निकलेगा? तो सबसे पहले सिर्फ ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ ड्यूट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे कोई न्यूक्लियाई मानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, तो हम सबसे पहले मास नंबर बैलेंस करेंगे। तो इधर मास नंबर 16 और 2 18, 18 में से 4 चला गया, 18 में से 4 चला गया तो A की वैल्यू 14 होनी चाहिए। हाँ सर 14 14 14 एक ही में आ रहा है। दूसरी बात, अभी और रुको, अगर मैं चार्ज बैलेंस करूं तो देखो इधर चार्ज एटॉमिक नंबर से देखे, अगर चार्ज बैलेंस करें उसे और कुछ निकला, प्रोडक्ट निकला ही पूछा, ठीक है 8 और 1 9, और यहां पे क्या हो जाएगा, उधर 14 और ये 2 है तो ये 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, देखो 7 इसमें है, 7 and 14। क्या आपने ये सारे सवाल किए हैं? सारे सवाल किए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सब करवाया हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, तो न्यूक्लियर रिएक्शन किसका है? 2003 का सवाल है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन किसका है? तो देखिए एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है तो बीटा डीके है सर, लेकिन बीटा माइनस है ना, बोला ना जब भी कुछ कंफ्यूजन हो तो बीटा माइनस ही बीटा डीके होता है। चलिए ये देखिए बहुत सवाल है, न्यूक्लियस इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव बीटा डीके। अब ये न्यूक्लियस है, 2 बीटा डीके के बाद क्या होगा, 2 बीटा डीके के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा? तो एक बीटा डीके में मास नंबर 1 से मास नंबर सेम रहता है, और सक्सेसिव बीटा डीके मतलब बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ेगा, 2 बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ेगा, तो 50 और 115, 50 और 115, ये 115 का 115 ही रहेगा, ये 50 हो जाएगा। बताओ क्या था यार ये? व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इतना इज बम्बार्डेड विथ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर 0 मास नंबर 1, इसको हमने बम्बार्ड किया 92 यूरेनियम 235 पे, ठीक है, तो ये जनरेट किया है 36 Kr89 एंड 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन मतलब 3 न्यूट्रॉन जिसका मास नंबर 1 होता है लेकिन एटॉमिक नंबर 0 होता है, ठीक है, एंड और क्या निकालेगा? तो न्यूक्लियर बैलेंस कर लो, मास नंबर बैलेंस कर लो। इधर बताओ 235 और 1 कितना हो गया? 236। हाँ सर 236, और 236 में से पहले तो 3 इसका मास नंबर माइनस कर लो तो 233, 233 में से 89 माइनस कर लो 89। अब बताओ एक 13, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लेंगे, 13 में से 9 गया तो 4, हाँ 13 में से 9 गया तो 4, और यहां पे बचेगा 2, एक और ले लो यहां से, तो 12 में से 8 गया तो 4, 144, 144 है, ये रहा 144। तो ये एक्चुअल में पता है ये कौन सा रिएक्शन है? ये तुम्हारा न्यूक्लियर फीजन का रिएक्शन, टूटने वाला न्यूक्लियर फीजन, फीजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ये एक्चुअल में न्यूक्लियर फीजन का रिएक्शन, नीट 2020 का सवाल है ये। नेक्स्ट देखिए, ये जेईई मेन अप्रैल 2024 का सवाल है। विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट करस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियर फीजन
बिटवीन न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम आइसोटोप इतना इज करेक्ट। मतलब अच्छा, उसने बोला ये न्यूट्रॉन को इस पे बम्बार्ड किया मैंने, तो इससे के बाद अगर फ्यूजन हुआ तो कौन सा सही रिएक्शन होगा? अरे यार, पढ़ाए भी नहीं उससे पहले तुम सवाल कर लोगे। न्यूक्लियर फिजन तो पढ़ाऊंगा आज, उससे पहले तुम सवाल कर लोगे। अभी तो किया है। मास नंबर बैलेंस करो ना, 235 और एक 236। 236 में से 3 न्यूट्रॉन जाएगा। अभी तो किया हमने, यही तो किया है। वैसे तुम इक्वेशन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बैलेंस कर लो तो ये है तुम्हारा 89 और 4 और 144। ये तो कहां बैलेंस करें, ये तो आ रहा है शायद 89 144, 89 144 3 न्यूट्रॉन, यही आ जाएगा। एक बार फिर भी करके देख लेना। 144 56, 144 56, 144 56, 89 36 3 न्यूट्रॉन। फिर भी एक बार कर लेना, जल्दीबाजी नहीं, कर लेना। आसान सवाल है, जेईई मेन 2024 का सवाल है। देखो एक और सवाल देखो, जेईई मेन 2024। 92x 236, 56y 141, 36z 92 एंड 3r। r क्या भाई? आइडेंटिफाई r। अच्छा, r को बताओ क्या होगा, तो r का मास नंबर देख ले, उससे पता चल जाएगा। देखना देखना, ये 236 और 141, 92 और 3r। एक काम करो 236 में से 141 घटाओ पहले। 236 में से 141 घटाओ तो कितना आएगा? 6 में से 1 जाएगा 5, और इधर एक हाथ से जाएगा 13 में से 4 जाएगा 9, और 195। 195 में 92 घटाओ, तो 92 घटाओगे तो 5 में से 2 जाएगा, बोलो 5 में से 2 जाएगा 3, है ना, और 9 और 9 तो ये 0, 103। 103 तो 103 अभी भी बच गया। ये कैसे बचेगा 103? अच्छा ये घटा रहे ना, हाँ 236 में से ये घटाएंगे। हाँ, इधर एक हासिल ले लेते तो 0 है ना, 95 है, 95 से 92 जाएगा तो 3 बन रहा, 3 बन रही है, तो मास नंबर 3 आना चाहिए। अब ऐसे 3 पार्टिकल है, तो अगर इसका मास नंबर 1 होगा तभी तो पार्टिकल 3 है, तो मास नंबर 1 होना चाहिए। मास नंबर 1 किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का तो नहीं होता, न्यूट्रॉन का होता है, गामा रेडिएशन का नहीं होता। अब हमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में से देखना पड़ेगा, तो मुझे चार्ज भी बैलेंस करनी पड़ेगी। चार्ज देखो 92, 56 और 36, ये दोनों जोड़ना जरा, 36 और 56, 36 तो 6 6 2 हासिल 1 5 3 8 1 9 92, मतलब चार्ज यहीं से बैलेंस हो गया। मतलब इसका चार्ज होना चाहिए 0, मतलब एटॉमिक नंबर होना चाहिए 0, और मास नंबर होना चाहिए 1, क्योंकि 3 है तो 1 मास नंबर से 3 मास नंबर बनेगा वहां पे। तो यहां तुम्हारा मेरे हिसाब से न्यूट्रॉन आएगा, प्रोटॉन नहीं आएगा। कैसा लगा ये सवाल करके जरूर बताइए। ठीक है, ये सवाल तो हमने कर लिया, ये तो सवाल हमने किया था, ये तो कर लिया है, दोबारा आ गया। चलो मुझे बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे नहीं, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? तो मैंने कम से कम 20 सवाल तो इसी पर सबसे बेस्ट करा दिए कि अल्फा डी के दिया हुआ है, 2 अल्फा डी के दिया हुआ है, 4 अल्फा डी के दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट पूछ लिया। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अल्फा डीके की रिएक्शन। तो मान लो अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके किसका हुआ? कोई न्यूक्लियाई है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है। जब अल्फा डीके होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है। ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, एक अल्फा डीके का इक्वेशन। इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, क्योंकि इससे ये पैदा हुआ है। हम डॉटर क्यों कहते हैं, सन क्यों नहीं कहते? अब ये बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा है, सन क्यों नहीं कहते, डॉटर ही क्यों? क्योंकि ये पूरा रिएक्शन मैडम क्यूरी वगैरह ने रेडियो एक्टिविटी और ये सब डिफाइन किया था, इसलिए हम उसको डॉटर कहते हैं। ये रीजन नहीं है ये रीजन नहीं है, ये रीजन इसलिए है कि रिप्रोडक्शन फर्दर कौन कर सकता है, सन या डॉटर? तो रिप्रोडक्शन करने की औकात सन को तो है नहीं। रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं उसको, आगे वंश कौन बढ़ाएगा, आगे और डीके कौन कर सकता है, डॉटर कर सकती है ना आगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर बना, और फिर ये डॉटर आगे एक और न्यूक्लियाई पैदा कर सकते हैं, एक और अल्फा या एक और बीटा डीके के बाद। इसलिए इसको हम डॉटर कहते हैं, सन नहीं कहते हैं। मजा आ गया इस एक्सप्लेनेशन में? तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, बढ़िया। और इतना अगर कर पाए हो तो जेईई मेन नीट 4 दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, एडवांस के भी सवाल ऐसे ही आए हैं, लेकिन मैं वो सोच रहा हूं लाइव डिस्कस करेंगे ये वाली चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने पिछले साल पढ़ाया है लगभग उतना ही और उससे ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए तो देखिए, मतलब न्यूक्लियाई चैप्टर की बात कर रहा हूं। अब ये पेरेंट न्यूक्लियाई, हाँ, अब पेरेंट न्यूक्लियाई का मास लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, पेरेंट का मास, हाँ, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है, ए, तो ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। डॉटर का न्यूक्लियाई, डॉटर में कितने न्यूक्लियॉन्स है, A-4, तो A-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा का मास क्या हो जाएगा, अल्फा का मास होगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 न्यूक्लियॉन्स इसमें, क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ। अब यहां पे लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो ये न्यूक्लियाई था तुम्हारा पेरेंट, अब ये पेरेंट न्यूक्लियाई तुम्हारा रेस्ट में है। अब जैसे डीके हुआ तो एक डॉटर न्यूक्लियाई बना Y और एक अल्फा पार्टिकल बना। ठीक है, ये दोनों
मान लो v1 और v2 वेलोसिटी से भागते हैं, तो क्या इनिशियली ये रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, तो क्या फाइनल मोमेंटम भी आपका जीरो होना चाहिए? हाँ, क्योंकि डीके में कोई एक्सटर्नल एजेंट तो फोर्स लगाया नहीं है। अरे हाँ सर जी। अब फाइनल मोमेंटम जीरो लिखने के लिए आप लिखेंगे मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इनटू वेलोसिटी, या ऐसे लिखो ना, मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर जीरो। तो क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मतलब वाई का मोमेंटम, डॉटर न्यूक्लियाई वाई है, बराबर माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर आप इसको ऐसे लिख दे तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ वाई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब डॉटर न्यूक्लियाई का और अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब आप डायरेक्टली लिख लो पी अल्फा बराबर पी डॉटर, पी मैं यही कह रहा हूं, पी अल्फा बराबर पी डॉटर, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, पी अल्फा बराबर पी डॉटर, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। ओके, तो इनके वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तुमसे ना पूछेगा कि पैरेंट न्यूक्लियाई का रिक्वायर्ड वेलोसिटी बताओ, तो ये बम एक्सप्लोजन वाला केस नहीं हो गया, गन बुलेट वाला केस नहीं होगा। अब बड़े आसानी से देखिए, इसका मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बराबर माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई तुमको बताया था अभी, ए माइनस फोर इंटू मास ऑफ एमपी, तो लिखेंगे ए माइनस फोर इंटू मास ऑफ एमपी इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बराबर माइनस 4 इंटू मास ऑफ एमपी इंटू वी अल्फा। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा, वी वाई बराबर बताइए क्या होगा, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी वी वाई बराबर आ रहा है माइनस 4 वी अल्फा डिवाइडेड बाई ए माइनस 4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई हो गया। क्या हो गया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ऑफ न्यूक्लियाई वाई, डॉटर न्यूक्लियाई। पता है इसमें मजा आया कि नहीं? सर मजा आया। अच्छा, ये रिएक्शन का अगर क्यू वैल्यू लिखने के लिए बोलूं तो कैसे लिखो? रिएक्शन का क्यू वैल्यू बहुत आसान है सर। क्यू वैल्यू जब हम रिएक्शन का लिखेंगे, ये क्यू, तो क्यू वैल्यू बराबर होता है इसका मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू सी स्क्वायर। यही तो आएगा क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अगर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखे, पूछ सकता है ये भी, ये पढ़ चुके हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। यहां पे आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये तुम्हारा क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन आ गया। बोलो, तो मजा आ गया एकदम। ठीक है, अब ये रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुआ है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? अल्फा डीके भी किस लिए होता है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई का किसके लिए होता है? फॉर स्टेबिलिटी के लिए होता है। अब ये एनर्जी जाएगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ, ये रिलीज एनर्जी जाएगा कहां? तो रिलीज्ड एनर्जी शेयर बाई अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई। ये अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई शेयर कर लेते हैं। तो किसमें ज्यादा काइनेटिक नहीं जाता है? देखो, क्या दोनों की मोमेंटम एकदम सेम है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एकदम सेम है? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम तो सेम है। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है? यही चीज मैंने यहां दोबारा क्यों लिखूं, हटा देता हूं इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है, क्या तुम कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इफ पी इज सेम? तो कह तो सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर उनका मोमेंटम सेम है तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मतलब वाई न्यूक्लियाई बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। डॉटर न्यूक्लियाई का मास नीचे आएगा, डॉटर न्यूक्लियाई का मास है ए माइनस फोर ऑफ एमपी, ये तो पेरेंट का मास है, तो ए माइनस फोर ऑफ एमपी और ऊपर जाएगा 4 ऑफ एमपी। तो क्या तुम्हारा 4 बाई ए माइनस 4 रहेगा रेशियो? तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी जिसका मास कम है, अल्फा का मास कम है, अल्फा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा और डॉटर न्यूक्लियाई का काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा। डॉटर न्यूक्लियाई काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? वही वाली बात हो गई, याद करो गन बुलेट सिस्टम में मैंने बताया था कि जब हम फायर करते हैं तो इंटरनल फोर्स वर्क करता है जिससे एनर्जी डेवलप होता है, और वही एनर्जी इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में शेयर होता है। तो एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई है, ये आया ही है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन से। यही क्यू वैल्यू इन दोनों में शेयर किया। तो अल्फा पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी जाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी जाएगा निकालना पड़ेगा। तो देखो के ई अल्फा प्लस के ई डॉटर बराबर टोटल क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। हाँ सर, अब यहां देखो क्या मैं के ई डॉटर का वैल्यू सीधा लिख सकता हूं 4 बटा ए माइनस 4 इंटू के ई अल्फा? बता ना, के ई वाई क्या होगा सर? के ई वाई होगा 4 बटा ए माइनस 4 इंटू के ई अल्फा, 4 बटा ए माइनस 4 इंटू के ई अल्फा। तो ये तो तुम्हारा के ई अल्फा पहले से, डॉटर को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस 4 बटा 4 ऑफ के ई अल्फा बराबर क्यू। देखो सही लिखा, ए माइनस 4 बाई 4 नहीं, 4 बटा ए माइनस 4 है, गलत लिखिए, 4 बटा ए माइनस 4।
4 बटा ए माइनस 4। ठीक है, अब यहां से के अल्फा को कॉमन निकाल लो, तो के अल्फा कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा ए प्लस 4 बटा ए माइनस 4 बराबर क्यू। ये एलसीएम लो, तो के अल्फा इंटू यहां पे एलसीएम लोगे ए माइनस 4, तो ये ए माइनस 4 यहां जाएगा, ए माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू। क्या यहां से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया? हाँ सर, ए माइनस 4 ऊपर ए नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपका आ जाएगा क्यू बटा ए, देखो ये क्यू है, ए से डिवाइड किया, इंटू ए माइनस 4, ये आ गया। और ये मैं प्रूव कर देता हूं ये सही कैसे प्रूव कर देता हूं। देख, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकाला हमने, हाँ डॉटर की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो डॉटर की काइनेटिक एनर्जी आएगी क्यू बटा ए इंटू 4। तो ये कैसे लिख दिया आपने अचानक से? सुन बताता हूं। टोटल एनर्जी जो रिलीज होता है क्या वो क्यू है? हाँ, क्या वो क्यू इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल मास नंबर कितना है? हाँ भाई डिपेंड करता है ना, या छोड़, नहीं करता तो भी छोड़, जो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है जो भी आया, ठीक है, वो कौन कौन से लोग शेयर कर रहे हैं? सर वो शेयर कर रहे हैं एक डॉटर न्यूक्लियाई और एक अल्फा पार्टिकल शेयर कर रहे हैं। ज्यादा कौन लेके जाएगा? सर अल्फा पार्टिकल। कितना? इनवर्स रेशियो ऑफ मास में। अल्फा पार्टिकल का मास देखो 4 है, ऊपर 4, डॉटर न्यूक्लियाई का मास है ए माइनस 4, नीचे मास, मतलब ये कम, और देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल में ए माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब एक काम करता हूं मैं, क्या इसको डिवाइड कर देता हूं, जैसे इसको डिवाइड करूंगा क्यू बाई ए से क्यू बाई ए कैंसिल, हाँ ए माइनस 4 बटा 4 आ गया। अब बता क्या फील हुआ तुमको? सर एक मिनट, हाँ देखना एक मिनट, मैंने दोनों को डिवाइड किया, हाँ सर किया, के अल्फा डिवाइडेड बाई के वाई, के अल्फा डिवाइडेड के वाई करोगे तो क्यू वाई ए से क्यू वाई ए कट गया, ए माइनस 4 बटा ए, देखो अल्फा का नीचे 4, डॉटर का ए माइनस 4। अरे हाँ, इनवर्स रेशियो ऑफ मास आ तो गया, ऊपर अल्फा है तो अल्फा का मास नीचे आएगा, देखो नीचे मास अल्फा का 4, डॉटर निकलेगा मास ए माइनस 4, देखो ए माइनस 4 क्यू ए से क्यू ए कट गया। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये पैटर्न तो हमको चमका गुरुजी, ये पैटर्न तो बिल्कुल चमका। अभी और सुन, ऐसे याद रख कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर, सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर टोटल क्यू एनर्जी रिलीज हुआ है, और वो किसमें, कितने मास में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सर डॉटर को और अल्फा को, डॉटर का मास ए माइनस 4, अल्फा का मास 4, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ए आ रहा है, तो टोटल किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ए में, तो बाई ए। टोटल क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन जो आया है, रिएक्शन जो रिलीज हुआ किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? ए मास नंबर में, तो आ गया तुम्हारा क्यू बाई ए इंटू अल्फा में डॉटर का मास, क्योंकि मास यूनिवर्सली पॉसिबल, डॉटर का मास ए माइनस 4 बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर बराबर होगा क्यू बाई ए, डॉटर में अल्फा का मास 4। अब बता, यही आया है, देख डॉटर में अल्फा का मास 4। अब बता समझ में आया? अब बताइए समझ में आया क्या? ये पूरी अच्छे तरीके से आपको फील के साथ कंसेप्ट एकदम चमका? सर मजाक लो मास्टर, एकदम सही है तो यस। ठीक है, अब आते हैं सीधा सवाल पे, बस ये अल्फा डी के पूरा हो गया। अब देखिए, द न्यूक्लियर ऑफ द एलिमेंट 220 अंडरगोज अल्फा डी के, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 5.5 MeV, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, देख ये पूछा हुआ सवाल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा होगा क्यू बटा ए इंटू अल्फा में डॉटर का मास। अब टोटल मास नंबर है 220, तो डॉटर का मास क्या होगा? 220 माइनस 4, 216, तो ये आएगा 216। क्यू बताओ? 5.5, ए का वैल्यू बोलो 220 इंटू 216। अब ऑब्वियस सी बात है, काटोगे तो 0.9 टाइम्स आएगा, तो 5.5 से थोड़ा कम वाला आंसर कौन सा है? 5.5 से थोड़ा कम वाला आंसर 5.4 है, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। सर क्यों? सर देखो, अल्फा पार्टिकल में क्यू वैल्यू ऑफ डायरेक्शन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, और कितना लेके जाएगा? अगर मास का रेशियो देखोगे तो ए माइनस 4 और ए बहुत बड़ा रेशियो है, ये 220 है, तो ए माइनस 4 हुआ 216 और 1 4, तो मास अल्फा का बहुत कम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही लेके जाएगा। दूसरी बात, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन जो भी आ रहा है उसमें से दोनों डिवाइड कर रहे हैं आपस में, थोड़ा थोड़ा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड कर रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब टोटल एनर्जी इतनी है तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी कैसे लेके जाएगी? सर ये बात भी सही है। दूसरी बात, ये 2.7 है, इसका आधा 50-50% तो शेयर ही नहीं कर रहा, यही आंसर आएगा 0.9 टाइम्स। तो 5.5 को 0.9 से तुम क्या करोगे? डिवाइड, नहीं 0.9 नहीं, ये तो 220 है, 220 और ये 216, ये आएगा 0.9, 0.9 को इससे मल्टीप्लाई करो 5, गलत, सॉरी गलत कर दिया, ये 220 ज्यादा है, 216 कम है, तो इसको इससे कैंसिल करो 0.9, तभी तो ये 1 से कम से मल्टीप्लाई होकर 5.4 से कम आएगा। बस इसी पैटर्न में आपको सवाल मिलेगा। सवाल खुद करिए, स्क्रीन पॉज करिए, खुद करिए, देखते हैं ना कितना आप कर पाते नहीं कर पाते। करिए, स्क्रीन पॉज करिए, खुद करिए, करिए, और कर दिया तो बोल दीजिएगा सर छोड़ दिया। जेई का मेन का पूछा हुआ सवाल है। देखिए,
In alpha decay, kinetic energy of alpha particle is 48 MeV and Q value of the reaction is 50 MeV. The mass number of the mother nuclei is X. Find the value of X by 25. चलो पहले तो हमें X निकालना है, तो X by 25 तो अपने आप आ जाएगा। तो ये है मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियाई। मदर न्यूक्लियाई मतलब A की वैल्यू पूछी है। तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर होता है Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बटा टोटल मास नंबर इनटू अल्फा में डॉटर का मास, ये आता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा तुमको दिया है कितना, 48, और Q वैल्यू है 50, मास नंबर X इंटू X माइनस 4, X माइनस 4। तो इसको कैंसल अगर हम करें, ये होगा 25 तो ये होगा 24, X को यहां ले जाओ, 24X बराबर 25X माइनस 25 चौका 100, 100 आ जाएगा। तो 100 को उधर ले जाओ, तो 100 बराबर 25X में 24X, X आ गया, X 100 है तो 100 बटा 25 4 आएगा। ये तो नन ऑफ दीज आ जाएगा आंसर। X बटा 25 पूछा, X तुम्हारा 100 आ रहा है, मैंने सही सॉल्व किया है ना, X तुम्हारा 100 आ रहा है तो X बटा 25 4 आएगा, नन ऑफ दीज आएगा आंसर। बताइए नेक्स्ट देखिए, इसको खुद करिए एक बार प्लीज। क्या इन अल्फा डीके काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 48 MeV एंड Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज इतना, मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इज, अभी तो उसका लिए 100 आ रहा है। अच्छा ये मास नंबर पूछा है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एज्यूम द डॉटर न्यूक्लियाई इज इन ग्राउंड, द मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियाई, मदर न्यूक्लियाई मतलब ए, 48 MeV काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डीके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सब में अल्फा पार्टिकल की दी है। एक मिनट, 48 बटा 50 और ये तुम्हारा आ जाएगा मास नंबर ए इंटू ए माइनस 4, तो ये तो वही हो गया यार सवाल, ये इधर हो जाएगा तो 24 ए बराबर 25 ए माइनस 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 उधर चला जाएगा तो ए बराबर तुम्हारा 100 आ रहा है यार। इसमें कुछ गलत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शंस गलत लिख दिए, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मदर निकले का मास नंबर वैसे भी 2 4 6 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मास नंबर तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है तभी तो अल्फा डीके होता है। अरे हाँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो मतलब ही नहीं बैठ रहा। ये देखिए फटाफट 2011 का सवाल है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ मास m, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ मास m emit a photon of frequency nu and nuclei recoils, then recoil energy of the nucleus will be। देखो जब ये फोटोन निकलेगा तो फोटोन कितनी मोमेंटम लेके जाता है, h बाई लेमडा, फोटोन की मोमेंटम, फोटोन जो गया है वो कितनी मोमेंटम लेके जाएगा, h बाई लेमडा, और ये रेस्ट में था तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए क्या इसको भी न्यूक्लियस का मोमेंटम भी h बाई लेमडा ही मिलेगा। हाँ, अब इसकी रिक्वायल क्या पूछिए, द रिक्वायल एनर्जी, तो रिक्वायल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m। बताओ इसका पी स्क्वायर कितना हो गया सर, एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर बाई 2m। हाँ, एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर 2m आंसर आएगा। नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम फोटोन की एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा भी लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा तो मोमेंटम ई बाई सी, एच बाई लेमडा लिखो, ई बाई सी लिखो, एक ही बात है, ई बाई सी, तो ये भी हो जाएगा ई बाई सी। देखो प्रियंका चोपड़ा ही काम आई लास्ट में, प्रियंका चोपड़ा ओपी तो बनता है, वही काम आई। तो यहां पे तुम लिखोगे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2m, तो ये होगा ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 2m, ई स्क्वायर बाई 2m सी स्क्वायर। फिर से मैच नहीं किया, अच्छा फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है तो इसकी भाई साहब देख रहे हो खेल रहे हैं जबरदस्ती। चल तो एनर्जी को तुम लिख सकते हो एच एफ, तो ये होगा एच स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 2m सी स्क्वायर, लो एच स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 2m सी स्क्वायर, ठीक है 2m सी स्क्वायर आ गया। काम तो आई प्रियंका चोपड़ा, ऐसे नहीं है कि नहीं आई, काम तो आई, काम तो आई, ठीक है। चलिए अब हम बीटा डीके का, बीटा माइनस डीके का क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन समझेंगे। तो चलिए यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, इसका क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले समझिए कि इसका मास, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या सर, कैसे, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं घटाओगे। देखो बेटा हम यहाँ पे किसका मास लिखते हैं, यहाँ पे जो मास लिखे थे अल्फा डीके में भी, ये किसका मास लिखा था हमने, ये बताना किसका मास है, ये किसका मास है, ये किसका क्यू वैल्यू कहां लिखा, ये किसका मास है सर, एक्स का, एक्स का कौन से एक्स का, एक्स क्या है, न्यूक्लियाई, एटम नहीं न्यूक्लियाई, तो एक्स के न्यूक्लियाई का मास लिखा। अब न्यूक्लियाई के मास के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है यार, तो ये न्यूक्लियर मास के टर्म्स में है। अब अगर न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिखोगे तो ये तुम्हारा पेरेंट, ये तुम्हारा डॉटर, और इसका नेग्लेक्ट होगा, इसका नेग्लेक्ट होगा, ये तो वैसे ही मास ले सकते, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन यही आएगा। अगर इसको बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, बस इतना आ जाएगा, इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। क्या आपको यह बात समझ में आया, इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्या आपको यह बात समझ में आया, हाँ सर,
धुआंधार, जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये मुझे समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। आप समझिए ये शेयर किसके साथ होगा सर? इसमें अगर हम देखें तो मास ऑफ वाई इज वेरी 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, तो सर यहां से क्योंकि इसकी मास इतना ज्यादा है कि मोमेंटम कंजर्व होने के बाद भी मोमेंटम भले भी सेम रखेगा, लेकिन इतना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी है कि डीके के बाद ये निकल जाएगा और ये यही रह जाएगा। एक्सपेक्टेशन तो ऐसे ही थी कि ऑल एनर्जी ऑल एनर्जी ऑल एनर्जी मस्ट बी शेयर बाय इलेक्ट्रॉन, शेयर बाय इलेक्ट्रॉन। सारा एनर्जी कौन लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यही थी। अब यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिटेक्टर लगा के हमने चेक किया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब मैंने डिटेक्टर लगा के चेक किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, मतलब वो इलेक्ट्रॉन है ना, वर्सेस नंबर ऑफ, बहुत देर तक एक्सपेरिमेंट किया तो एनर्जी नंबर के साथ किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इतनी थी, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, ऐसी ग्राफ बनी। अब ऐसी ग्राफ क्यों बनी? तो साइंटिस्ट लोगों को 1-2 साल तक समझ ही नहीं आया कि ऐसी ग्राफ क्यों बन रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। अच्छा, एनसीईआरटी में शायद ही दिया हुआ है, शायद नहीं भी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा ग्राफ बनता है, ये फाइंडिंग थी। लेकिन सर ऐसा ग्राफ बनता क्यों? अब यहां पे सही कंक्लूजन है, ऐसा ग्राफ इसलिए बनता है कि भूतिया पार्टिकल एक प्रेजेंट था जो पहले नहीं पता था, तभी तो इसके पीछे लगे कि कोई है जो एनर्जी शेयर कर रहा है। ये तो कर ही नहीं पाएगा, इसकी मास इनफाइनेटली लार्ज है इसके कंपेयर में। वहां पे डॉटर न्यूक्लियाई का मास A माइनस 4 है, ए मान लो 200 है, तो 200 में से 4 घटाओगे तो 196, तो भी तुम्हारा अल्फा 4 के कंपेयर में 196 बहुत ज्यादा है। अल्फा मास, अल्फा पार्टिकल जिसका मास नंबर है 4, उसके कंपेयर में 196 बहुत ज्यादा है, 196 बहुत ज्यादा है, 196 बहुत ज्यादा है, अभी भी उसके कंपेयर में 196 बहुत ज्यादा है। तो भी हमने वहां पे रिएक्शन लिखा, यहां पे तो हजारों गुना ज्यादा, न्यूक्लियस का मास तो 2000 2 लाख गुना ज्यादा हो, तो ये तो शेयर करेगा नहीं, तो सारा ये शेयर करना चाहिए, लेकिन यहां पे भूतिया पार्टिकल था जो शेयर कर रहा था, इसलिए ग्राफ समझना चाहिए। अच्छा, अब इस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन को लिखते तो न्यूक्लियर मास में, लेकिन क्या न्यूक्लियस की मास को एटॉमिक के मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर कैसे करेंगे? जैसे न्यूक्लियस की मास हो जाएगी एटम की मास माइनस इलेक्ट्रॉन की मास। भाई एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, एटम बराबर न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस बराबर क्या होगा? एटम माइनस इलेक्ट्रॉन। तो ये कन्वर्ट करते हैं, हालांकि इसको मैथमेटिक्स करने की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन जब करोगे तो भी तुम्हारा ये रिएक्शन सेम ही आता है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू की इक्वेशन सेम ही आती है, इनटू सी स्क्वायर, जहां पे ये एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई है। तो एक बार नीट में पूछा था, इसे कोई न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकली बस इतना ध्यान रखो, चाहोगे प्रूफ करना तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जेड इलेक्ट्रॉन है तो जेड प्रोटॉन है, तो न्यूट्रलिटी के लिए जेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो यहां से जेड प्रोटॉन जेड न्यूट्रॉन का मैं लिखूंगा मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मैं लिखूंगा इसके एटम का मास माइनस जेड इलेक्ट्रॉन का मास बराबर इसके एटम का मास और जेड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का मास, और फिर इलेक्ट्रॉन का मास भी कंसीडर करूंगा, फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा। चलो 2 मिनट लगेगा, मैं कर देता हूं। तो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, मतलब आजकल ना मैं बड़ा डरा हुआ रहता हूं, हर छोटी छोटी चीज पे बच्चा जज करता है बहुत ज्यादा, हर छोटी छोटी चीज पे बच्चा जज करता है, यार क्या आप ऐसा क्यों कर? भाई कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा है, करना पड़ता है, क्या बोलूं। चलो ये है तुम्हारा क्यू वैल्यू, अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रस्ट, भरोसा, कुछ चीजें तो दिक्कत होती है। तो रिएक्शन बताइए, जेड एक्स ए, ये इक्वेशन बनेगा जेड प्लस 1 वाई ए प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस क्यू, ठीक है, रिएक्शन सही लिखा, ये न्यूक्लियर का मास। अब मैं इसके न्यूक्लियस का मास लिखूंगा, तो हमने क्या बोला सर? एक्स के एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन की मास घटाओ, कितनी इलेक्ट्रॉन है? जेड इलेक्ट्रॉन है, तो जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा इसका मास आ गया, खत्म। अब वाई की बात करते हैं, तो वाई की बात करें, कहां गया वाई? दे ये वाई रहा, तो इसके एटम की मास, इसके एटम की मास, बट एटम की मास क्या होगी सर? एम ऑफ वाई के एटम की मास, लेकिन हमें तो यहाँ पे न्यूक्लियस का मास लिखना है, हमें तो यहाँ पे न्यूक्लियर का मास लिखना है, तो न्यूक्लियस का मास होगा एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम करूं? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड प्लस 1, ये कम करेगा, और माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा रिएक्शन आएगा सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये तुम्हारा एक्चुअल में रिएक्शन आया। तो इसको देखो आराम से सर, इसका तो समझेगा न्यूक्लियस का मास बराबर एटम का माइनस इलेक्ट्रॉन का, इसका आ गया न्यूक्लियस का मास बराबर एटम का, ये एटम का मास हो गया, ये एटम ऑफ वाई और ये एटम ऑफ वाई, एटम का मास उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन? जेड प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, जेड प्लस 1 घटा दिया,
ये कहां से आया, ये इसका अब कंसीडर किया, तब इसमें क्यों नहीं किया था, क्योंकि उस न्यूक्लियर मास के टर्म्स में था। एटम के मास के कंपेयर में तो इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा बहुत निग्लिजिबल ही फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस अंदर जाएगा मास ऑफ वाई, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस घुसेगा तो ये हो जाएगा प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो ध्यान से, ये माइनस अंदर गया तो निगेटिव हुआ, ये भाई इस इक्वेशन के बाहर ये माइनस लगा है और ये तुम्हारा अलग इक्वेशन है, या पूरा ही कर लो ना, पूरा ही करोगे तो प्रोडक्ट का मास लिखोगे तो ये प्लस आएगा, मतलब इसकी मास हमने यहां लिख ली, ये माइनस इस फॉर्मूले का, फिर इसका मास, और एक इलेक्ट्रॉन इधर तुम्हारा प्रोडक्ट में है तो यहां पे लिखूंगा प्लस जोड़ूंगा, ये माइनस पूरे में अंदर जाएगा फिर। अरे भाई मैं इसको पहले सेपरेट माना था इसलिए लिखा था, ठीक है। चलो माइनस अंदर ले जाओ, तो ये माइनस ऑफ वाई, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस एम पी इंटू जेड, और ये हो गया तो प्लस एम ई, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको कर देगा निगेटिव, तो माइनस ऑफ एम ई। अरे प्रोडक्ट के मास को घटाना ही था ना, तो या तो इसको अलग सॉल्व कर ले, सिर्फ अकेला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटा रहा था, इसको अगर तू ये समझता है तो माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आना ही है। अब देख यहां पर ध्यान से, जेड एम ई माइनस जेड एम ई प्लस एम ई माइनस कट, तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन आ गया मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। अब तो भरोसा होगा, अब तो भरोसा होगा गुरु। चलो तो 2-4 मिनट यहां पे लगा हमने, कोई बात नहीं, हमने पूरा, चलिए क्लियर है क्या ये बात बताइए। नेक्स्ट देखिए बीटा प्लस डीके समझ लेते हैं, बीटा प्लस डीके। अब बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके में क्या फर्क है, बीटा प्लस डीके में, प्लस डीके में ये ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, बस प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो आएगा कि एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल है तो पार्टिकल, जो इमिटेड में एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि मैंने लिखा कोई एक्स न्यूक्लियाई, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, ये कन्वर्ट हुआ वाई न्यूक्लियाई में, इसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा और मास नंबर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। अब यहां भी जो काइनेटिक एनर्जी शेयर करता है ना सर, कौन, बीटा प्लस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब बीटा प्लस पार्टिकल। अब यहां भी बीटा प्लस पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी शेयर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल देखोगे तो हर बीटा पार्टिकल का नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, हर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल करस्पॉन्डिंग, मतलब सबकी काइनेटिक सेम नहीं होती है, बहुत कम पार्टिकल होते हैं जिसकी काइनेटिक ज्यादा होती है, बाकी सबकी ऐसे कम होती है। तो ये कहां जाती है, मतलब ये तो काइनेटिक एनर्जी लेगा नहीं, ये तो लेगा नहीं, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर वेरी करे तो कहां जाती है, ये भूतिया पार्टिकल। इसका क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो वही मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर, ऐसी तो इक्वेशन बनेगा, जिसमें ये न्यूक्लियर मास है, ये क्या है, न्यूक्लियर मास। एटॉमिक मास में यहां जब लिखते हैं ना तो दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है सर, वहां पे बीटा माइनस में, याद रखें बीटा माइनस में एटॉमिक मास न्यूक्लियर मास सेम तरीके से आता है, लेकिन यहां पे दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फर्क। चलो ये भी कर ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, मास ऑफ एटम ऑफ एक्स माइनस, इसमें कितने प्रोटॉन है, जेड, तो इलेक्ट्रॉन भी जेड होंगे, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन बनेगा जिसमें सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी है मैंने, माइनस इस फॉर्मूले का, मास ऑफ एटम ऑफ वाई, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जेड माइनस वन, तो इसमें घटाएंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड माइनस वन, ये टर्म आ गया तुम्हारा, ये इसके साथ माइनस है, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब एक न्यूक्लियर का मास था इसलिए मैंने इसको नहीं घटाया था, लेकिन अगर एटॉमिक मास लिखूंगा तो यहां पे आएगा माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ है बस, ये इसका माइनस इसका खुद का है। अब यहां पे लिखोगे तो मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, ठीक है, हाँ सर प्लस कर दिया, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड बाहर आ गया, जेड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वन है, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, रुक जा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इसलिए पहला टर्म प्लस और ये रहेगा माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये प्लस एम ई जेड के साथ मल्टीप्लाई तो जेड जेड इंटू एम ई, ये प्लस इसमें जाएगा प्लस, क्योंकि ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टर्म बनेगा, तो जेड एम ई प्लस में जेड एम ई माइनस में कट गया, यह है मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर, ये वह है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो थोड़ी कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल चीजें यहां पे है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले समझना, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाऊंगा एकदम डिटेल में,
है ना, एनसीईआरटी को एकदम कब्जे में लेते हुए। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, इसके बीच में ठीक उसी तरीके से एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनता है। जैसे आपने सॉलिड में बनाया होगा या नहीं बनाया है तो बता देता हूं कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, और ये जो ग्राफ है वो ये शो करता है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आर का स्लोप जीरो है। अब स्लोप जीरो तो तुम समझते हो ये मीन डिस्टेंस डिफाइन हो, यहां पे फोर्स जीरो लगता है। मतलब ये जो आर नोट की वैल्यू होती है, मीन डिस्टेंस होती है, वो लगभग 0.8 फॉर्मीटर। पुराने उसमें एनसीईआरटी में ये था कुछ 1.6 फॉर्मीटर या 1.4 था, लेकिन अब वो अपडेट हो गया 0.8 फॉर्मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट बात समझना। अब 0.8 फॉर्मीटर से लेकर के यहां तक लगभग 1.6 या 1.4 फॉर्मीटर लिख देता हूं। यहां तक देखोगे इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, देखो पॉजिटिव। ये फोर्स लगता है रिपल्सिव, नहीं अट्रैक्टिव। ये फोर्स लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है इस रीजन में। इस रीजन में आपका जो फोर्स लगता है वो लगता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। और यहां पे फोर्स नहीं लगता क्योंकि स्लोप जीरो है तो फोर्स नहीं लगता। और यहां पे देखो स्लोप निगेटिव तो ये लगता है रिपल्सिव फोर्स। सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कैसे कोई बात नहीं, ये समझा ही नहीं रहे हो आप। देखना एक्स्ट्रा बता रहा हूं अच्छे से तुमको, नहीं तो मैं तुमको डायरेक्ट भी बता सकता था। दो तरह का न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी लिख के चला जाता। तो डिटेल में बता रहा हूं एकदम, तुम्हें मजा आएगा। दो तरह का न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव। जो अट्रैक्टिव होता है ना वो लगता है 0.8 फर्मीमीटर से 1.4 फर्मीमीटर के बीच में। इसके बाहर भी वो फोर्स जीरो, इसके अंदर भी फोर्स जीरो, उसके कम डिस्टेंस फोर्स जीरो। और अगर कोई जो न्यूक्लियाई दूर दूर है, मतलब इस फर्मी इस रेंज में है, तो उस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है और अट्रैक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वही सबसे मजबूत फोर्स। लेकिन अगर वो 0.8 फर्मीमीटर पे आ जाए तो न्यूक्लियर फोर्स जीरो लगता है, और उससे भी पास आ जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है जीरो, वहां पे लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर दो न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से कम है ना, जीरो से ज्यादा और 0.8 फर्मीमीटर से कम, तो यहां पे लगता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स का रेंज क्या हो गया, तो न्यूक्लियर इस वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज हो गया 0.1 फर्मीमीटर के ऑर्डर में। भाई 0.8 से भी कम डिस्टेंस होना चाहिए यहां पे न्यूक्लियर, 0.1 फर्मीमीटर के आसपास होगा ना, 0.1 होगा, 0.2 0.3 रेंज दिखाए। और अगर डिस्टेंस तुम्हारा 0.8 फर्मीमीटर से ज्यादा है लेकिन 1.4 फर्मीमीटर से कम है या बराबर है, तो ये लगता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना मजबूत होता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी मजबूत होता है, ग्रेविटेशन से 10⁻37 टाइम्स मजबूत होता है। मतलब अगर न्यूक्लियॉन्स इच डिस्टेंस पर है तो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत होती है, लेकिन वो इतनी ही दूर में लगता है, इससे ऊपर नहीं लगता, इससे नीचे नहीं लगता। इससे नीचे न्यूक्लियर फोर्स का नेचर बदल जाता है, वो लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे तो इसकी मैग्नीट्यूड तो बताई दी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम से पता चल रहा है कौन स्ट्रॉन्ग होगा कब वीक होगा। इन दोनों में मोटा मोटा दो फर्क है, ये डिस्टेंस अलग अलग जगह पे लगते हैं, पहला फर्क। दूसरा फर्क, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को मेडिएट करने वाला कौन है, ग्रेविटॉन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मेडिएट करने वाला कौन है, फोटॉन। उसी तरीके से इसको जो मेडिएट करता है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, वो करता है मेसॉन, और इसको जो मेडिएट करता है वो करता है बोसॉन। ये एनसीईआरटी में है, इसको पता होना चाहिए, ठीक है ना, मेसॉन एंड बोसॉन, ये बात पता होनी चाहिए बस। उसके बाद तो तुम देखो ये नॉन सेंट्रल होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये वो क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज होता है, और चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच में सेम लगता है। ये बातें यहां पे मैंने लिख दी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 का पावर 37 गुना ज्यादा होता है ग्रेविटेशन से, एकदम सही है। रेंज इसका फर्मी मीटर के ऑर्डर में होता है, देखो 10 का पावर 15 मीटर के ऑर्डर में होता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे सेम न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड, नॉन सेंट्रल होता है, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर का लॉ फॉलो नहीं करता है। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, मेडिएटेड बाय मेसॉन्स, डज नॉट एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता, सैचुरेशन डिपेंडेंट, मतलब ये एक डिस्टेंस के बाद लग ही नहीं पाता है ना। और
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर भी उतना लगता है जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत है न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए, ठीक है ना। डिस्टेंस लेस देन 0.1 मीटर ये रिपल्सिव हो जाता है और रिपल्सिव होकर बन जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसकी रेंज होती है 0.1 फर्मी मीटर, शॉर्टेस्ट फोर्स है, बिगेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की वैल्यू कम होती है, मेडिएटेड बाय बोसॉन, चार्ज इंडिपेंडेंट, नॉन सेंट्रल, सैचुरेशन डिपेंडेंट। तो बाकी की प्रॉपर्टी सेम है, इसके मेडिएटिंग पार्टिकल और लगता कहां है उससे फर्क पड़ता है। अब एक सवाल मैंने आपसे पूछा, ये तो आसान सवाल है, देख लीजिए एक बार। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिनोटेड बाय इतना रिस्पेक्टिवली। तो ये ना एग्जैक्टली सेम होता है, ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेटली सेम बोलते हैं, इसे सेम ही लगता है, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा तीसरा, क्या बोला, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एकदम सही समझ में आया क्या। नेक्स्ट देखिए, ये क्या करे, नेट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन और इतना इतना इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बताइए क्या है, पिछले और इस सवाल में फर्क है, पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या है, ये पूछ रहा है न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स तो वही चार्ज इंडिपेंडेंट सेम ही लगता है, लेकिन ये पूछ रहा है नेट फोर्स, नेट फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स में फर्क है। ये मैंने हमारा स्कैम बनाया हुआ है लाइव क्लास में बच्चों को फंसाने के लिए, ठीक है ना। अब बताओ इसमें दोनों में फर्क क्या है। नेट फोर्स मतलब सारे फोर्स तुमको कंसीडर करने हैं। अब मान लो प्रोटॉन प्रोटॉन देखोगे तो न्यूक्लियर फोर्स तो इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ सर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको रिपेल करेगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में देखोगे तो यहां पे सिर्फ न्यूक्लियर लगेगा, ये तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक लग ही नहीं सकता। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में देखोगे तो सिर्फ न्यूक्लियर लगेगा। अच्छा, तो सिर्फ न्यूक्लियर लग रहा है मान लो 100 न्यूटन का, न्यूक्लियर लग रहा है 100 न्यूटन का, इन दोनों में तो बराबर लगेगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियर लग रहा है 100 न्यूटन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है 2 न्यूटन का। 100 गुना का फर्क है, तो देखो लगभग फर्क तो हो ही गया, ऑर्डर होता है 100 गुने का मतलब एक्जैक्टली 100 गुना बड़ा नहीं। अब बताओ क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नेट फोर्स देखोगे तो कम लग रहा है कि नहीं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नेट फोर्स कम होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ज्यादा। ये सवाल कैसा लगा स्लाइड नंबर 29 पे ये जरूर बताइएगा महानुभाव। ये देखिए, which of the following statement is true for the nuclear force, the obey inverse square law ना obey the inverse third law, अरे नहीं भाई, they are short range force, yes they are equally strength to electromagnetic, नहीं। अब सवाल तुमसे ऐसा पूछेगा, सवाल तुमसे बहुत शानदार छोटा सा ऐसा पूछेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, force between two proton which are placed at a distance 10 angstrom then which of the following relation is correct। ये भी हमारा स्कैम मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत शानदार है हमारा स्कैम है, इसका जवाब दीजिए। ये दो प्रोटॉन है, टू प्रोटॉन बीच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम देन बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द न्यूक्लियर फोर्स। बताइए बताइए। अच्छा बोल के बता रहा हूं तो इसमें फंसने की चांस कम है, लेकिन एक बार करिए सॉल्व, देखते हैं फंसते हैं कि नहीं। तो होगा क्या कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर बराबर नहीं होगा, न्यूक्लियर बड़ा नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा होगा। तो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होगा, हाँ क्योंकि 10 एंगस्ट्रॉम पे रखा है, 10 एंगस्ट्रॉम में तो वो रो देगा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एकदम मतलब शब्दों पे ज्यादा मत जाना, भावनाओं को समझना, न्यूक्लियर फोर्स एकदम गली का कुत्ता, वो अपनी गली में ही शेर बनता है ना, बाहर जाके वो रायता फैला देता है। तो कमेंट करके बताइए आपको समझ आया कि नहीं। अब है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, टूटना, जुड़ना की टूटना, टूटना। ये कब होता है सर, जब आप यहां पे ग्राफ बना के दिखाता हूं, जब आप बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। देखिए ये उधर जाके एकदम डिप नहीं मारता है, थोड़ा कांस्टेंट रहता है, ये ऐसा ग्राफ बनता है। अब इसमें ध्यान से अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, इस रीजन के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, इस रीजन से बड़े न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। तो मास नंबर 30 तक अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल और 170 के बाद अनस्टेबल। तो 170 मास नंबर से जो बड़े न्यूक्लियाई हो अनस्टेबल, अपने जीवन में खुशी है। तो बताइए खुश कौन है, कमेंट करके बताइए, ज्यादा खुश कौन है और दुखी कौन है। दुखी होने का कारण क्या है, साइज का बड़ा होना, ठीक है। तो बड़े साइज का न्यूक्लियाई छोटे साइज में टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है, और ये स्टेबिलिटी के लिए टूटता है, तो यहां से कुछ एनर्जी निकलता है। ये एग्जांपल। तो यूरेनियम 235 देखो मास नंबर 170 से ज्यादा है। अब वो जनरली अनस्टेबल नहीं होता, मतलब अनस्टेबल तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अनस्टेबल है तो तुरंत से फुद्दू से टूट जाएगा, एक कंडीशन होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन मतलब इसकी एनर्जी 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में धीरे से फेंकते हैं, और उससे जब इंटरेक्ट करता है यूरेनियम तो ये न्यूट्रॉन इसके अंदर चला जाता है और ये बन जाता है यूरेनियम 236, 235 से 236, 236 कैसे, ये 235 था, हाँ एक मार्क्स नंबर तो 236, और ये अनस्टेबल होता है हाईली, ये भी अनस्टेबल है लेकिन हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव हो गया। अब ये बेरियम एंड कैरेक्टर टूटता है, 3 न्यूट्रॉन ऑन एन एवरेज निकलते हैं। तो यही तो रिएक्शन तुमको मैंने अभी सवाल कराया था इस पर, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखना है, न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई
फॉर स्टेबिलिटी। हेवी न्यूक्लियाई टूटता है तो सर इसमें एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी रिलीज होता है? लगभग 200 MeV के आसपास। या तो दिया होगा, नहीं तो निकालोगे तो इस क्यू वैल्यू की जो क्यू वैल्यू निकल के आता है 200 MeV के आसपास होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। एनर्जी इसमें रिलीज होता है। कहां यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है या न्यूक्लियर बम में यूज होता है? न्यूक्लियर बम में यही यूज करते हैं हम लोग। एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन इज ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ 200 MeV ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज्ड पर फ्यूजन। ऑन एन एवरेज यहां से 2.5 से 2.5 न्यूट्रॉन कैसे होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ऑन एन एवरेज बोला है, एवरेज। बहुत सारे जैसे 50 में 60 हुए, 60 में 60 रिएक्शन में मान लो तुम्हारा 140 न्यूट्रॉन निकला, कभी 2 निकला, कभी 3 निकला, तो एवरेज 5 का नहीं आता है, ऑन एन एवरेज निकलता है। बस इसमें इतना ही समझना है। रिएक्शन बता दिया, रीजन बता दिया, किसका होगा वो बता दिया, यूज बता दिया ऑन एन एवरेज। ये सब और ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना फ्यूजन, कितना एनर्जी पर फ्यूजन निकलता है? 200 MeV निकलता है बस। अब है फ्यूजन, तो फ्यूजन क्या होगा? सर फ्यूजन इसका होगा, जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे ये फ्यूज करके बड़े पड़ेंगे। जैसे 2 ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम बना ले या 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बना ले। वो कहां होता है? सन में या हाइड्रोजन बम में। वो किसके लिए होता है? वो भी स्टेबिलिटी के लिए होता है। उसमें एनर्जी कितना निकलता है? ऑन एन एवरेज 20 MeV होता है। ज्यादा खतरनाक कौन है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ना या टूटना। तो टूटना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार शुरू हो जाता है तो उसको हम बैलेंस नहीं कर सकते, मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सन में हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है कंटिन्यूसली। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो सर ज्यादा खतरनाक हो गया फ्यूजन। हाँ, क्योंकि फ्यूजन जो जुड़ता है ना वो अगर एक बार शुरू हो गया ना तो कंट्रोल नहीं किया, और बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। क्यों हाई टेम्परेचर पे होता है? दो मान लो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन को फ्यूज कराना है। फ्यूज कराएंगे तब ना जब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट कर ले। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट कब करेगा? जब उसकी डिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट कब करेगा? जब उसकी डिस्टेंस इससे कम हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता नहीं, तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओवरकम करके जो यहां पे एकदम शेर बना हुआ है इस रीजन में पहुंचा दे जहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरटेक करके उसको चिपका ले। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी बहुत हाई टेम्परेचर पे देते हैं, इसलिए सन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो बस इतनी सी बातें समझनी। हाँ, ये देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ना, न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज फॉर द स्टेबिलिटी, जुड़ जाता है स्टेबिलिटी के लिए। ये किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। इन सन देयर इज अ फ्यूजन, सन में फ्यूजन कहता है। इन हाइड्रोजन बम में होता है 4 से 20 MeV के आसपास पर फ्यूजन निकलता है। ये याद नहीं रखना, सवाल में दिया होगा, नहीं दिया होगा फिर इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए इसलिए लिख दिया है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन बम इज मोर डेंजरस दैट न्यूक्लियर बम, और ये एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, लगभग 10 का पावर 7 केल्विन के ऑर्डर में। इसलिए तो सन के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिससे लगातार एनर्जी भी रिलीज हो रहा होता है और फ्यूजन रिएक्शन भी चल रहा होता है। अब है पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर डिसाइड होता है पावर, एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम, P/T। अब इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है? फ्यूजन की फिजन। तो ये होता है बेटा फिजन, टूटना। फ्यूजन मतलब जुड़ना, टूटना किसका? यूरेनियम का। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। यूरेनियम डालते हैं, वहां से यूरेनियम क्या होता है? रिएक्शन करता है और कुछ न्यूट्रॉन निकलता है और खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से हम पानी गर्म कर लेते हैं। चलो इतना आसान थोड़ी ना, बहुत डेंजरस होता है, लेकिन उससे हम तरीका वही कि पानी गर्म कर लेते हैं। पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, उससे स्टीम निकलता है, उस स्टीम से हम स्टीम इंजन में दे देते हैं। यही काम होता है। तो जनरली तुम्हारा जो न्यूक्लियर पावर का फॉर्मूला है, न्यूक्लियर पावर का, वो P बराबर एनर्जी बाई टाइम है। इसका 2 पार्ट समझिएगा। जो एनर्जी रिलीज होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, वो किसके वजह से होता है? सर किसके वजह से होता है? स्टेबिलिटी के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए होता है, लेकिन क्यों एनर्जी रिलीज होता है? एनर्जी आता कहां से? मास डिफेक्ट से। तो पहला सवाल इस पर तो ये बनेगा कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में इतना मास डिफेक्ट पैदा हुआ है तो ये एनर्जी बटा टाइम आपका पावर होगा। इस पर एक सवाल बनता है। समझ में आया? ओके। दूसरा होता है कि मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। सर हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। अब जब वो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, यहां भी न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, तो n बार रिएक्शन फ्यूजन हुआ। एक फ्यूजन तो होगा, नंबर ऑफ फ्यूजन होगा। तो एक फ्यूजन में मान लो एनर्जी E0 जनरेट होता है, तो n फ्यूजन में कितना होगा? Ne/T बराबर टोटल पावर ऑफ द रिएक्टर। जहां पे n/T को हम लिख सकते हैं, n/T को लिख सकते हैं P बटा E0। ये है तुम्हारा नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड। नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड कितना फ्यूजन हो रहा है इसका नंबर हो गया। और इसमें ये है तुम्हारा पावर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड E0 है एनर्जी पर फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड
रिलीज्ड पर फिजन, ये है आपका एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन। कोई खास बात? तो बहुत आसान आसान चीज है, एकदम बहुत इजी चीज है। अब इस पर सवाल देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सुटेबल फॉर द फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन मतलब जुड़ना, कौन सा सुटेबल है? लाइटर निकले, हाँ लाइटर का होता है, हेवी का नहीं होता। एलिमेंट मस्ट लाइंग इन द मिडिल भक, मिडिल एलिमेंट भक, ऐसे तो सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, the power obtained in the reactor using a uranium 235 disintegration is 1000 kilowatt. The mass decay of uranium per hour, देखो इस पे सवाल पूछ लिया। वो कह रहा है कि पावर ऑब्टेन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज किलोवाट में दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, और 1 घंटे में कितना मास बर्न होगा यूरेनियम का, बताओ कितना मास एनर्जी बना है, बताओ। कुछ नहीं करना है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी को लिखेंगे डेल्टा एम सी ए स्क्वायर बटा टी, तो कितना पर आवर पूछे, टाइम दे दिया 1 घंटा, पावर बताओ कितना दिया है, तो पावर दिया है 1000 इंटू 10 का पावर 3 इंटू डेल्टा में हमसे निकाला इंटू सी हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 का पावर 16 डिवाइडेड बाई टाइम हो गया तुम्हारा पर आवर, मतलब 1 घंटा 60 इंटू 60, 1 घंटा मतलब सेकेंड में रखोगे तो 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले 1 2 3 से 3 कटेगा, तो ये 3 3 6 मतलब 10 का पावर 10 आ गया। उसके बाद 1 2 कटेगा तो 10 का पावर 8 आ गया, और 6 1 36, 36 उधर चला जाएगा, 36 बराबर 9 इंटू एम इंटू 10 का पावर 8, 9 चौक 36 से 40 हो गया, तो एम बराबर आ रहा है 40 इंटू 10 का पावर -8, 40 का फैक्टर लिखिए। इस तरह से सवाल का अप्रोच तुम सीख पा रहे हो। इन दिनों न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सिखाया तुम्हें इस तरीके से, और हर चैप्टर का रिक्वायरमेंट अलग होता है। इसमें देखो इस तरीके से सवाल कैसे सॉल्व, 1 ग्राम हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इतना ग्राम ऑफ हीलियम इन द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन इज, तो डेल्टा निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन इंटू इतना ग्राम ऑफ हीलियम, तो डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा निकाल लीजिए, और डेल्टा जैसे निकला तो एनर्जी हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दैट्स इट। ये तो पहले ही कर चुके हो न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसमें कहां कुछ है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इन ईच फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एनर्जी इज 200 MeV दिया हुआ है, रिलीज हाउ मेनी एक्ट्स ऑफ फ्यूजन मस्ट बी ऑपरेटेड पर सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट, बताओ। तुमको दो ही फॉर्मूला बताया, 2 फॉर्मूले से देखो 3 4 सवाल आ गए। पावर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फ्यूजन इंटू फ्यूजन इन 1 एनर्जी बाई टाइम, तो एन बाई टी हो जाएगा आपका पी बटा ई नॉट। अब बताइए आपका पी कितना है, सर पी है हमारा 1 किलोवाट, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 3, और ई नॉट कितना है, ई नॉट है 200 MeV, 200 मेगा का मतलब 10 का पावर 6, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, कोई बात नहीं। ये काटेंगे तो 10 का पावर ऊपर चला जाएगा आपका -3, 2 चले जाएगा तो 10 का पावर -6 इंटू 1/2, तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 आंसर में अब नहीं है, क्यों नहीं है भाई? तो इस फ्यूजन ऑफ uranium energy of 200 MeV released, how many acts of fission must occur per second to produce a power of 1 kilowatt? 200 MeV है, हाँ 1 किलोवाट है, हाँ 10/T होगा P बाई ई नॉट, तो P बाई ई नॉट 2.5 भी तो आएगा यार, मुझे लगता है इसका उधर उसका इधर तो कॉपी तो नहीं हो गया कहीं, ये जूल में नहीं, एनर्जी तो जूल में आएगा। 3.1 इंटू 10⁻16 कैसे दिया ये? 200 MeV 1 किलोवाट यूरेनियम, हाउ मेनी एक्स ऑफ फ्यूजन, ये तुम्हें निकालना, एन बाई टी इज इक्वल टू पी बटा ई नॉट, तो पी की वैल्यू तुमको दे दी है 1 इंटू 10 टू द पावर 3, और ई नॉट दिया है 200 इंटू एम इलेक्ट्रॉन, अच्छा अरे बाप रे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा, गड़बड़ हो जाता, MeV है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही मैं कहूं, और हमें ये ऐसा यूनिट में दिया है, इस एनर्जी को भी ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, बच गए रे बाबा। तो ये है 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है। तो अब तुम्हारा होगा असली गेम, 10 का पावर 3 3 2 5, 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 और 10 का पावर -19, तो 9 में से 5 जाएगा तो 14, तो 10 का पावर -14 उधर जाकर 10 का पावर +14, 10 का पावर 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 3.2, इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 13 डिवाइडेड बाई 3.2, तो कट के आ गया तुम्हारा 3.1 समथिंग, 10 का पावर 13, 3.1 इंटू 10 का पावर 13। बढ़िया सवाल था यार, बढ़िया सवाल था, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर दिखता कैसा है, देखो बोर्ड का पेपर तुमको देना नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें समझ लो, क्योंकि एनसीईआरटी से कहीं से उठा के वो सवाल बना देगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें पूछता क्या है समझना, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक तो लेते हैं हम यूरेनियम फ्यूल,
तो इसमें सबसे पहली चीज पूछेगा फ्यूल कौन सा है, तो फ्यूल है तुम्हारा यूरेनियम। यूरेनियम फ्यूल लेते हैं, ठीक है। अब यूरेनियम फ्यूल का ऐसे हम रॉड लगा देते हैं, ये यूरेनियम के रॉड है, इसमें हम हेवी वाटर फिल कर देते हैं, हेवी वाटर, और बाहर में वाटर रखा है, ये कूलेंट वाटर की तरह काम करता है, ये वाटर है। हेवी वाटर वाटर का क्या फर्क है, ये कूलेंट की तरह हमने यहाँ पे लगाया है तुम्हारा पानी। पानी क्या करता है ना, पानी क्या करता है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हीट पानी का होता है, तो हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, तो ये कम लगा देते हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, बाहर से कंक्रीट वॉल लगा देते हैं, ये चीजें सुरक्षित रहे, अंदर जो मामला हो रहा है उससे बाहर कोई क्षति न पहुंचे। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक स्लो न्यूट्रॉन लेते हैं, क्या लेते हैं, स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है, ये न्यूट्रॉन जाके इससे टकराता है, इस यूरेनियम से, वही बेरियम कैप्टम होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को 236 बनाता है, और 236 हाईली रिएक्टिव होता है, वो तुरंत हाईली अनस्टेबल होता है, वो टूट जाता है, यहाँ से 2-3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। लेकिन इन 2-3 न्यूट्रॉन में एक प्रॉब्लम है कि ये न्यूट्रॉन ना एमईवी के ऑर्डर में निकल जाता है, मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है न्यूट्रॉन की, जो इस रिएक्शन से निकलता है। देखो, क्योंकि अल्फा डी के अलग चीज है और फ्यूजन अलग चीज है, ये समझना। अल्फा डी के में अल्फा पार्टिकल निकलता है, फ्यूजन में क्या होता है कि यूरेनियम 235 में हम जब न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो यूरेनियम 236 बन जाता है, और मास नंबर एक अनबैलेंस होने से हाईली रिएक्टिव हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो टूटता है, तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स में टूट जाता, न्यूक्लियाई में टूट जाता है। तो वहां पे जब वो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की तरह न्यूट्रॉन भी शेयर करेगा, तो न्यूट्रॉन उस रिएक्शन के बाद जो निकलता है ना, बहुत हाई एनर्जी से निकलता है, ये तो स्लो न्यूट्रॉन है। और रिएक्शन में अगर ये इतनी हाई एनर्जी से न्यूट्रॉन जाए ना, तो वो यूरेनियम वॉल को पेंट्रेट करके निकल जाता है, वो यूरेनियम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो अनस्टेबल होगा। हाँ, तो सर क्या करते फिर, इसीलिए हम यहाँ पे हेवी वाटर रखते हैं, टू यूज टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन, यूज टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन। वो न्यूट्रॉन को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। और न्यूट्रॉन जब स्लो डाउन होगा, तब जाके वो फर्दर रिएक्शन करता है। अच्छा सर, मान लो कि ऑन एवरेज जितने न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो तो रिएक्शन को बढ़ा देंगे। हाँ, मान लो एक रिएक्शन हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकला, अब 3 अलग अलग जाके रिएक्शन करेगा तो 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 9 करेगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम एक बोरॉन और कैडमियम का रॉड लगाते हैं, ये रॉड ऐसे इसमें फंसा के रख सकते हैं, ऐसे रॉड लगाते हैं, ये होता है कंट्रोल रॉड। समझिए प्लीज, ये क्या होता है, कंट्रोल रॉड। ये है कंट्रोल रॉड, ये देखो ना, नहीं ये नहीं, ये कंट्रोल रॉड है, इसे देखो, इसका काम क्या होता है समझना, इसका काम क्या होता है समझना। ये कंट्रोल रॉड है, हम रॉड को 2 यूरेनियम फ्यूल के बीच में घुसा देंगे, घुसा दोगे तो सर रिएक्शन ही बंद हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन बंद हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा, बस ये हो, बस यही समझना है। अब यहाँ से जो हेवी वाटर है वो बहुत गर्म हो जाएगा, तो एनर्जी लेके हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे हम पानी रख देते हैं, स्टीम जनरेटर होता है यहाँ से, तो ये स्टीम जनरेट होता है, फिर स्टीम इंजन में जाता है, आगे की बात आपको नहीं पढ़नी। फिर यहाँ पे पानी ठंडा हुआ तो मोटर से फिर हम इसमें फिल कर देते हैं, फिर ये रिएक्टर काम करता है। जब एक एनर्जी पैदा हो गया तो कहीं भी यूज करो। अब इसमें 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूरेनियम फ्यूल क्या होता है, देखो, द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस बाय द फिजन आर फास्ट विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 MeV, बट फिजन इज इंडिकेटेड मोस्ट इफेक्टिवली बाय द थर्मल न्यूट्रॉन्स विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में चाहिए, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में चाहिए। मैंने कहीं 0.4 लिख दिया था क्या, हाँ, ये यहाँ पे एक जीरो रह गया था, इतने ऑर्डर में चाहिए। अब इतने ऑर्डर में कैसे होंगे, तो सबस्टांस यूज्ड टू स्लो डाउन faster neutron in thermal neutron is called moderator. Moderator should have the following property: low molecular weight, it should be absorb neutron, and it should undergoes the elastic collision with neutrons. अच्छा, should not absorb neutron, मतलब जो मॉडरेटर है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, उसको स्लो करना चाहिए। दो बातें हैं, सुनो, जो न्यूट्रॉन निकल रहा है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हमें उस न्यूट्रॉन का स्पीड कम करके रिएक्शन कराना है, हमें रिएक्शन कराना है, तो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब। सर लेकिन आपने बोला था कंट्रोल रॉड, तो कंट्रोल रॉड से तो रिएक्शन कंट्रोल करेगा ना, रिएक्शन बंद कर सकता है उससे, हम पूरा अंदर घुसा देंगे तो एब्जॉर्ब, कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये जो मॉडरेटर है वो स्लो करेगा, ये स्लो करेगा, कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द इंसर्टिंग एंड विथ स्टार्टिंग कंट्रोल रॉड मेड ऑफ एलिमेंट कैडमियम एंड बोरॉन, ये कंट्रोल कर सकता है। इसको जब हम अंदर घुसाएंगे और बाहर निकालेंगे तो ये क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। कूलेंट, एनर्जी रिलीज बहुत हाई होता है तो बाहर से हम कूलेंट की तरह कुछ मेटेरियल यूज करते हैं, ये पढ़ लीजिए, कोई खास बात नहीं। कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, इट यूज टू हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट एज अ मोटिवेटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन
एवरेज इतना न्यूट्रॉन पर फिजन प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे हम के डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मान लो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही हम कैडमियम कंट्रोल रॉड से लॉस करा दें तो क्रिटिकल रिएक्शन होगा। अगर के तुम्हारा कम है तो वो हमारे कंट्रोल में, अगर के ज्यादा हो गया तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। भाई एक्सप्लोड ही कर जाएगा ना, मतलब 2 से 3, 3 से 9, 9 27, 27 से पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो रिलीज होते हैं वो ज्यादा होते हैं और एब्जॉर्ब कम होते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कम होते हैं। हेवी वाटर इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज यूज्ड फॉर द मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। कैन नॉट स्लो न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, एक्सपेंसिव, एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, कैन नॉट स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। तो हम हेवी वाटर इसलिए करते हैं कि the heavy water instead of ordinary water is used as the moderator in the nuclear reactor because ordinary water cannot slow down electron. ordinary water नहीं करता है, लेकिन एक्सपेंसिव थोड़ी ना होता है, एक्सेलरेट थोड़ी ना कर देगा, है ना। हेवी वाटर वो नहीं कर पाता है मेरे हिसाब से, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन तो नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, इन फ्यूजन प्रोसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस डिवाइडेड मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर इज। एनी फिजनेबल प्रोसेस द रेशियो मास ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस बटा मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। देखो एनर्जी रिलीज होता है तो प्रोडक्ट का मास तुम्हारा कम होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। क्यों? ये तो एनर्जी का सवाल हो गया कि अगर किसी भी फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एनर्जी रिलीज मास डिफेक्ट से तो होगा, तो फाइनली पेरेंट के मास से न्यूक्लियाई का मास कम होगा। तो पेरेंट का ज्यादा मास था, फाइनल प्रोडक्ट का मास कम हो गया तो एनर्जी रिलीज हुआ, तभी ये लेस देन 1 है। ऊपर कम नीचे जाता तो लेस देन 1 आएगा। अच्छा सवाल था। कंट्रोल्ड रॉड यूज्ड एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ, अभी तो पढ़ा, ग्रेफाइट से बनाते, कैडमियम से बनाते। कंट्रोलर इज अ न्यू रिएक्टर मेड ऑफ, स्टील से तो नहीं बनाते, पोलेनियम से तो नहीं बनाते, कैडमियम और ग्रेफाइट दोनों आ गए, कैडमियम और ग्रेफाइट। कंट्रोल्ड रॉड्स कंट्रोल बाय द रिएक्शन विथ allowing the control made of element कैडमियम और बोरॉन। अच्छा, कैडमियम और बोरॉन, ग्रेफाइट नहीं, कैडमियम और बोरॉन, ये पढ़ा अभी हमने, कैडमियम एंड बोरॉन। तो क्या होगा? कैडमियम, ग्रेफाइट नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने बहुत शांति से और सवाल देखेंगे तो लगभग 70-80 सवालों के साथ करा है। अब थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी है, वो हम कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे। हालांकि सफिशिएंट, हर चीज बहुत डिटेल में कराएं, लेकिन फिर भी जेईई मेन के और बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।